पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा के दिग्गज नेता कृष्ण मुरारी मोघे और अनूप मिश्रा की मौजूदगी में हुई पार्टी की कामकाजी बैठक। कार्यकर्ताओं को दी गई सीख, कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे षड्यंत्रों से रहे सजग। वारासिवनी के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी, कमिश्नर को भेजा जा रहा है सीएमओ के निलंबन का प्रस्ताव। अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को प्रवेश लेने पर नहीं मिली कोई सुविधाएं, पालक और छात्र रोज लगा रहे विद्यालय के चक्कर। बीएड की पूर्ण छात्रवृत्ति की मांग को लेकर ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों ने किया धरना प्रदर्शन, मांग पूरी न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। प्रधानमंत्री आवास योजना में किया जा रहा भेदभाव, वार्ड नंबर 24 झुग्गी झोपड़ी निवासियों का आरोप, कहा 15 दिनों में योजना का लाभ नहीं मिला तो करेंगे आंदोलन। और पुण्यतिथि पर दी गई दानवीर मुल्ला जी को श्रद्धांजलि। और अब समाचार विस्तार से। सोमवार को जिला भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की कामकाजी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी चुनाव, पदाधिकारियों की भूमिका, युवा संगठन के दायित्वों सहित चुनाव के दौरान किए जाने वाले विभिन्न कार्यों पर चर्चा की गई। आयोजित इस बैठक में कैबिनेट मंत्री कृष्ण मुरारी मोघे, मंत्री गौरीशंकर बिसेन, मुरैना के सांसद अनूप मिश्रा, बालाघाट सिवनी क्षेत्र के सांसद बोध सिंह भगत सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता पदाधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आपको बता दें, पार्टी कार्यालय में आयोजित यह बैठक 2 चरणों में संपन्न की गई और इन दोनों ही चरणों में आगामी कार्यक्रमों व चुनावों को लेकर रणनीतियां बनाई गई। जिसके कारण उसको फायदा मिलता है, वहां हम क्योंकि उनकी मानसिकता हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाती और वो जिसका सहयोग हमको ये लगता है तो अभी से हमको तय करना पड़ेगा कि यहाँ जाति समीकरण ये बैठेगा हमारे दल के। कैबिनेट मंत्री कृष्ण मुरारी मोघे ने कहा कि मंदसौर की घटना की सभी जगह भर्त्सना की जा रही है। यह घटना सामाजिक विकृति है और सभी चाहते हैं कि आरोपियों को फांसी होनी चाहिए। श्री मोघे और सांसद अनूप मिश्रा सोमवार को बालाघाट प्रवास पर आए थे। यहां पार्टी की बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा नेता श्री मोघे ने कहा कि वे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारी के संबंध में आए हैं। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना बनाई और जिसके अंतर्गत हमारे जो 55 संगठनात्मक जिले हैं, इन 55 जिलों में ही भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख 2 लोगों को भेजने का निश्चय हुआ। इस योजना के पीछे का जो हेतु है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की जन आशीर्वाद यात्रा है। और ये जन आशीर्वाद यात्रा, इसके लिए जो व्यवस्थाएं करना है, एक तो उसका निर्धारण ये जिला यूनिट के साथ में मिलकर करना, इसमें यात्रा के प्रभारी होंगे, इसमें दिन प्रमुख होंगे और उस यात्रा का संयोजक होगा। और ये यात्रा बहुत व्यापक हो और इसलिए इसके आमंत्रण की हर वर्ग के लोगों को उपस्थित करने की कार्य योजना बने, उस दृष्टि से ये पूरे जिलों की बैठकें हैं। दूसरा विषय जो हमको आज चर्चा में करना था कि अभी चुनाव आयोग के द्वारा 31 जुलाई तक ये नामों का मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है। इसमें नाम बढ़ाने की और जो अगर गलत नाम है तो उनको कटवाने की ये योजना रहेगी। उस दृष्टि से भी कार्य विभाजन करना आज की बैठक का उद्देश्य था। और तीसरा, 31 अगस्त तक इसके ऊपर दावे आपत्तियां पेश होंगी। चुनाव आयोग की भी ये इच्छा है कि फर्जी मतदाता न रहे और जो वास्तव में मतदाता है वो कोई मतदान से वंचित न रहे। इस उनकी योजना को कार्य रूप में देने के लिए ये आज की बैठक के अंदर हमने इस विषय को भी दिया। वैसे ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट की माननीय मोदी जी की इच्छा है कि अर्थ व्यवहार के अंदर पारदर्शिता आना चाहिए।
पत्रकार वार्ता में मौजूद मुरैना के सांसद अनूप मिश्रा ने कहा कि मंदसौर की घटना के आरोपियों को जल्द ही फांसी होगी। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कार्यप्रणाली की काफी आलोचना की। बच्ची को पकड़ लिया और ले गया और झाड़ी में मार के डाल दिया। तीव्र निंदा हुई, वो पकड़ा भी गया, उसका सारा वो हो गया, लैब में टेस्ट भी हो गया, सारी चीज़ें होंगी, फांसी होगी, जल्दी होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसे ले जाना। लेकिन मेरा कहना ये मानसिक विकृति आ रही है, ये हमारे आपके सबकी एक नैतिक जवाबदारी है कि इस विकृति को आने से रोकना, क्योंकि वो है तो समाज का ही अंग, और समाज से ही निकल करके आ रहा है, कोई बाहर से नहीं आ रहा है, कोई वनमानुस आ गया, कोई आदमखोर चीता आ गया, ऐसा नहीं हो रहा है, समाज का ही कोई न कोई व्यक्ति निकल रहा है। और ये विकृति उसके दिमाग में क्यों आ रही है, इस पर कहीं न कहीं गहन मंथन माध्यमिक शिक्षा मिशन केंद्र द्वारा जिले के 6 चुनिंदा विद्यालयों में कक्षा 9वीं से मांग के अनुरूप अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इन आदेशों के बावजूद भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए शासन द्वारा कुछ खास इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसके चलते अब छात्रों व उनके अभिभावकों को एक बार फिर से विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्कृष्ट विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से पास हुए विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में कराने की व्यवस्था रानी दुर्गावती हायर सेकेंडरी स्कूल में की गई है, लेकिन अभी तक स्कूल को जिला शिक्षा विभाग द्वारा कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि रानी दुर्गावती सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य एस.के. तुर्कर ने बच्चों को कक्षाओं में तो बिठा दिया, लेकिन इन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की कमी साफ नजर आ रही है। इसके अलावा भरवेली के अन्य जगहों के विद्यार्थियों ने भी उत्कृष्ट विद्यालय में पहुंचकर एंट्रेंस एग्जाम दी थी, जिनको इंग्लिश माध्यम में प्रवेश पाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान अभिभावक अजमत खान ने बताया कि उत्कृष्ट विद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में पास हुए 107 बच्चों में से कुछ बच्चों ने हिंदी माध्यम में प्रवेश लिया, वहीं कुछ बाहर के विद्यार्थी भी इस एंट्रेंस एग्जाम में पास हुए। ऐसे में प्रशासन द्वारा सभी 107 बच्चों को दाखिला दिया जाना चाहिए, साथ ही गेस्ट टीचर का इंतजाम कर उत्कृष्ट विद्यालय जैसी सुविधाएं रानी वीरांगना स्कूल में भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। हमारा जो उद्देश्य था लड़ाई का, जितने बच्चे हमारे उत्कृष्ट में चयनित हुए चयनित परीक्षा में, तो पूरे 107 बच्चे हुए, तो उन लोग इंग्लिश मीडियम में 9 से पढ़े। तो अभी कुछ बच्चे हमारे उत्कृष्ट विद्यालय में हिंदी मीडियम में जिन्होंने निराश होकर ले लिया था एडमिशन, हम चाहते हैं वो भी यहाँ आए और उनके पालकगण ध्यान दें कि हमने इतनी लड़ाई लड़ी है तो उसका फ़ायदा सबको मिले। और अगर किसी कारणवश कोई हिंदी मीडियम में ही पढ़ना चाह रहा है तो हमारे लिए जो 107 सीट आई है शासन से, और यहाँ हम माननीय प्रिंसिपल महोदय से हम ये निवेदन करने आए थे कि उनके पास जो निर्देश अभी पूरे आए नहीं है, जिला शिक्षा अधिकारी से मिलने गए, उनके पास निर्देश आएंगे, ऐसा काम करेंगे खैर। पर हमारी मांग ये है कि जो 107 सीट हमारी आई है, अगर हमारे उत्कृष्ट विद्यालय के चयनित बच्चे किसी कारणवश किसी ने प्राइवेट में एडमिशन ले लिया हो या यहीं पर हिंदी में, वो जो सीट खाली रहती है, मान लो 10 सीट या 15 सीट खाली हैं, हम चाहते हैं उसको जिन्होंने दूसरे स्कूल के जो बच्चे चयनित है, एंट्रेंस एग्जाम तो सारे बच्चों ने दिए थे, उनसे वो सीट भरी जाए ताकि सारे बच्चों को 107 सीट का फायदा मिले, सीटें खाली न रहें। तो अभी हमने ये डिमांड प्रिंसिपल महोदय से बात की, तो उन्होंने कहा कि अभी तो मेरे पास जो निर्देश है उस हिसाब से मैं सिर्फ जो आपकी ए क्लास और 2 सेक्शन थे उत्कृष्ट विद्यालय में 8वीं की, उनमें जो 107 बच्चे थे उनकी मैं लिस्ट मंगाऊंगा और उनमें से जो आएगा उन्हीं को मैं एडमिशन दूंगा, है ना, बाकी किसी को नहीं। पर हमारी डिमांड ये है कि हमारी लड़ाई थी जो 107 सीट आई है, अगर किसी कारणवश यहाँ 10-20 सीट खाली रहती है तो दूसरे स्कूल के जो बच्चे प्राइवेट के हैं, उन्होंने जो चयनित परीक्षा दी है, जो पास आउट हैं, उन्हें आप, जो पास आउट नहीं भी है उनको भी आप दो, जिनने एंट्रेंस एग्जाम दिया है। तो हमारे चाहते हैं कि 160 सीट पूरी कंप्लीट हो जाए, 3 सेक्शन यहाँ खुले ताकि बच्चों को फायदा मिले। अच्छा, ये बताएं कि जैसे पहले उत्कृष्ट विद्यालय अंग्रेजी माध्यम आपने लड़ाई लड़ी है, अब जो आपको स्कूल रानी दुर्गावती मिला है, ये टोटल हिंदी मीडियम का स्कूल है जी, यहाँ पर अतिथि शिक्षक अभी तक। इस पूरे मामले पर की गई चर्चा के दौरान रानी दुर्गावती हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य एस.के. तुर्कर ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। नहीं, अभी तो जो एक कक्ष खाली था उसमें बैठा हुआ। लगभग कितने बच्चे बैठे हैं आज? 27 आए थे, मुझे बताया गया। बच्चों की शिक्षकों की व्यवस्था, देखो अभी कोई शासन का जो आदेश है उसमें 3 शिक्षक जो है अतिरिक्त जो है रखने की व्यवस्था नहीं। अब जो भी जब अतिथि शिक्षक रखने के आदेश आएंगे उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, नहीं तो तब तक के जो है उनको जो निर्देश देंगे उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था बनाएंगे।
हमारा प्रयास पूरा रहेगा व्यवस्था बनाने का। अब जो हमारे पास है उपलब्धता, उसके आधार पर हम व्यवस्था बनाने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। शासन के निर्देशों के अनुरूप काम करेंगे। बच्चों के एडमिशन प्रक्रिया अभी चालू नहीं की गई है। आज गार्जियंस आए थे, बच्चे आए थे, उनको हमने बोले क्लास में बैठा लिए और उनके नाम वगैरह कितने बच्चे कहाँ से उनको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, और उनको एडमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो भी हमने बता दिए। इसकी व्यवस्था करके रखिए। इसी तरह लालबर्रा क्षेत्र के कुछ लोगों ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर मंत्री गौरीशंकर बिसेन से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने लालबर्रा उत्कृष्ट विद्यालय में भी अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं शुरू कराए जाने की मांग की। चर्चा के दौरान विद्यार्थियों के अभिभावकों ने बताया कि शासन ने उनके क्षेत्र के विद्यालय को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने की व्यवस्था करा दी है, लेकिन उत्कृष्ट विद्यालय लालबर्रा को इसमें शामिल नहीं किया है। रविशंकर जी लालबर्रा से। हमारे लालबर्रा हाई स्कूल उत्कृष्ट स्कूल में हमारे जो बच्चे 8th तक इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, अब उनको लालबर्रा उत्कृष्ट में ही 9th में हिंदी मीडियम पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, जबकि आदेश हो गया है सभी जगह की इंग्लिश मीडियम सभी जगह 5th से लेके 12th तक पढ़ाया जाएगा। पर समस्या ये आ रही कि लालबर्रा में ऐसा क्यों हो रहा है? बाकी सभी जगह आदेश हो चुका है, डेट में जारी हो गया है। लांजी हो गया है, किरनापुर हो गया, वाराणसी हो गया, खरगड़ी हो गया, बालाघाट हो गया, इसमें लालबर्रा छूट गया। हम भी चाह रहे हैं कि मंत्री महोदय की लालबर्रा में भी 9th में इंग्लिश मीडियम हो तो बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना हो और बच्चे आगे बढ़े। लालबर्रा को छोड़ के बाकी जगह कर सभी जगह हो गया। अभी क्या बोल रहे हैं? जैसे बात की अभी जैसे हम अध्यक्ष मतलब प्राचार्य महोदय से मिलके आए तो उन्होंने बोलते कि हम आदेश आएगा तो हम पढ़ाने तैयार हैं। यानी व्यवस्था है, आदेश नहीं हो पा रहे हैं। कितने बच्चे हैं ऐसे? 28 बच्चे हैं अभी। वहाँ पर 100 बच्चे भी आ सकते हैं। अभी एडमिशन लेने गए थे बच्चे लोग, उनको एडमिशन नहीं दिया गया। अच्छा, उनको बोले हिंदी में पढ़ लो। हिंदी में पढ़ तो बच्चे लोग बोले हम लोग को नहीं पढ़ाना हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम पढ़ा तो प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। अभी मंत्री जी से आप लोग मिलने जबकि शासन बोल रहे हैं कि बच्चों लोग को गवर्नमेंट में ही पढ़ाया जाए। छात्रों व उनके अभिभावकों की मांग व अध्यापन व्यवस्था के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला पटले ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। अभी 29 तारीख को ही हमको राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन से आयोग के द्वारा लेटर प्राप्त हुए हैं। लेटर प्राप्त हुआ है कि हमारे जिले में जहाँ पर 6वीं से लेकर 8वीं तक अंग्रेजी माध्यम की शालाएँ चल रही थी, उसमें 9th की क्लास भी खोल दी गई अंग्रेजी माध्यम की। इसके पहले कोई अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएँ संचालित नहीं थी। इन स्कूलों में स्पेशल 9th की इंग्लिश मीडियम की क्लासेस संचालित की जाएंगी। टीचर्स के लिए आदेश अलग से प्रसारित किए जाएंगे। 3 अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। यदि 60 तक बच्चे हैं तो उसके लिए एक सेक्शन होगा, 60 से ऊपर और 100 तक बच्चे हैं तो दूसरा सेक्शन होगा, और यदि 100 से ऊपर है तो तीसरा सेक्शन खोला जाएगा, और उस हिसाब से फिर अतिथि शिक्षक की भी व्यवस्था की जाएगी। जब तक अतिथि शिक्षकों के आदेश प्राप्त होंगे तब तक वे शालाएँ जो कि अंग्रेजी माध्यम के लिए 9th के लिए खोली जा रही हैं, उन शालाओं में एडमिशन बच्चों का दिलवाया जाए, और दिलवाए जाने के बाद में वहीं के शिक्षक अभी वर्तमान में व्यवस्था बनाएंगे, और अतिथि शिक्षकों के आदेश जैसे ही प्राप्त होते हैं वैसे अतिथि शिक्षक किस रूप में रखे जाना है, किनको रखे जाना है, ये प्राचार्य को आदेश प्रसारित कर दिए जाएंगे। अभी वर्तमान में जो आदेश हमको 29 तारीख को प्राप्त हुए हैं उनको प्रसारित कर दिया जाएगा। लालबर्रा के कुछ क्षेत्र के लोग आए थे मंत्री जी से, आगे उन्होंने मुलाकात। मध्य प्रदेश सरकार ने बीएड पाठ्यक्रम की पढ़ाई करने वाले ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में भारी कटौती कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को 27,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई, जो इस वर्ष 2017-18 में घटकर मात्र 7,000 रुपए कर दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार की इस नीति से नाराज बीएड पाठ्यक्रम ओबीसी वर्ग विद्यार्थियों ने सोमवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर की। अंबेडकर चौक में किए गए इस धरना प्रदर्शन में इन विद्यार्थियों ने बीएड पाठ्यक्रम में ओबीसी वर्ग की छात्रवृत्ति को पूर्ववत किए जाने की मांग की। साथ ही अपनी मांग के अनुरूप एक रैली निकालकर विद्यार्थियों ने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग पूरी न होने पर आंदोलन किए जाने की बात कही। वो भी जिम्मेदार होंगे, अपने वर्ग के लोगों के लिए समर्थन में उनको उतरना होगा, और अपने वर्ग को अच्छे से बात करने के लिए आयोजित
आयोजित धरना प्रदर्शन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान बीएड के छात्र मानेश्वर बिसेन ने बताया कि सरकार ने ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति कम कर दी है, जिसके चलते उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यदि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो विद्यार्थियों द्वारा आंदोलन किया जाएगा। दिक्कत यह है कि सर जो सन 2016-17 में बीएड को जो स्कॉलरशिप दी जाती थी वो 27,000 रुपये थी और अभी सर 2017-18 में जो स्कॉलरशिप है वो 7,000 रुपये कर दी गई है। धरना प्रदेश का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी छात्रवृत्ति थी जो 27,000 रुपये 16-17 में थी वही छात्रवृत्ति को 17-18 में 27,000 कर दिया जाए। मतलब हमारी मुख्य मांग ये है कि छात्रवृत्ति को पूर्ववत कर दिया जाए, इसलिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी एक दिवसीय रहेगा ये? हाँ, एक दिवसीय कार्यक्रम है। अगर से इसमें भी अगर से कुछ नहीं हो पाता तो हम इसके लिए भी आगे कार्रवाई करेंगे और इसको गवर्नमेंट को आगे इसके लिए। वहीं बीएड ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों की इस मांग का समर्थन मूल निवासी कल्याण महासंघ द्वारा किया गया है। विद्यार्थियों के समर्थन में उतरे मूल निवासी संघ के पदाधिकारी राजेंद्र बाबू ढोके ने बताया कि जब तक मध्य प्रदेश सरकार विद्यार्थियों की मांग पूरी नहीं करती तब तक विद्यार्थियों का संघर्ष जारी रहेगा और उनका संघ विद्यार्थियों के समर्थन में रहेगा। कल छात्रों का एक डेपुटेशन मेरे पास आया था और छात्रों ने अपनी समस्या बताई कि वे बीएड के छात्र हैं। बीएड के छात्र होने के नाते विगत वर्ष मध्य प्रदेश शासन ने छात्रवृत्ति के रूप में उन्हें 27,000 रुपये का भुगतान किया था, परंतु इस साल उन्हें 7,000 रुपये प्रति छात्र स्वीकृत किए गए हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि इस बारे में जिला अधिकारियों को एक ज्ञापन देकर छात्रवृत्ति कम करने का कारण जानना चाहा तो अधिकारियों ने उन्हें कोई समुचित जवाब नहीं दिया और इतना ही कह दिया कि मध्य प्रदेश शासन ने ही छात्रवृत्ति कम कर दी है। उन्होंने अपनी समस्याएं रखी कि गांव देहात से वे आते हैं, कॉलेज प्राइवेट हैं, उनमें बड़ी राशि शुल्क के रूप में भुगतान करते हैं। पिछले वर्ष उन्हें 27,000 रुपये प्रति छात्र दिया गया था और इस वर्ष उन्हें 7,000 रुपये दिया जा रहा है। इस कारण उनके सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। वे चाहते हैं कि शासन इन पिछड़ा वर्ग के छात्रों को विगत वर्षों की भांति 27,000 रुपये छात्रवृत्ति यथावत जारी रखें। तो मैंने उनकी समस्या को सुनकर यह समझा कि इनकी मांग जायज़ है और इनको मध्य प्रदेश शासन ने जो कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मकसूद खान के नेतृत्व में सोमवार को वार्ड नंबर 24 इंदिरानगर झुग्गी झोपड़ी परिसर में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें झुग्गी झोपड़ी निवासियों को आवासीय पट्टा प्रदान कर उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ दिलाए जाने पर चर्चा की गई। इसके अलावा इस बैठक में झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ द्वारा बीजेपी पदाधिकारियों व प्रशासकीय पदाधिकारियों पर भेदभाव नीति अपनाने का आरोप भी लगाया गया। आयोजित इस बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान वार्डवासी श्रीमती यशोदा नागेश्वर ने बताया कि वे पिछले 20 वर्षों से बांसबल्ली की सहारा वाली झोपड़ी में निवास करती हैं और पीएम आवास योजना के लिए कई बार आवेदन लगा चुकी हैं, लेकिन उन्हें अभी तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। न हमारा तो मट्टी का है, न ईटा का है, जिल्ली डाल के रह रहे हैं, लकड़ी में खड़े होके हम झोपड़ी तान के रह रहे हैं, तो हमारी सुनाव नहीं है। अगर से वो लकड़ी खिसक गया तो पूरे परिवार मर जाएंगे ना। कितने वर्षों से रह रहे हो? हम 20 साल से हम रह रहे हैं। पट्टा है आपका? नहीं है जी, पट्टा भी नहीं मिला। पट्टा घूम गया। हमारा पट्टा तो घूम गया, 3-3, 4-4 बार तो घूम गया। अभी आवेदन बीच में आप लोगों ने दिए थे, क्या हुआ? उसका कोई सुनाई नहीं है। जिसके पट्टा है उसका हो रहा है बोलते हैं। मेरा मकान का पट्टा मिला तो क्यों जी मिला था ना जी पट्टा। अभी 5 महीना पहले आदमी भी खत्म हो गया, उसका भी नहीं मिला है, न कुछ भी नहीं मिला। बर्तन भेज जाते तो उसके लिए क्या? बीमा कराई तो बीमा का भी नहीं मिला, न 20,000 वो भी नहीं मिला है। बोलते हैं 60 साल का हो गया तो 60 साल के बाद में नहीं मिलता। वहीं कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मकसूद खान ने बताया कि वार्ड नंबर 24 में लगभग 450 लोग झुग्गी झोपड़ी में निवास करते हैं, लेकिन अभी तक महज 20-25 लोगों को ही पीएम आवास योजना का लाभ दिया गया है। उन्होंने सरकार पर भेदभाव की नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए 15 दिनों के भीतर पीएम आवास योजना का लाभ न मिलने पर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। 1984 से इनको पट्टे मिले। बहुत से कारण ऐसे हैं कि एक साल से प्रधानमंत्री आवास योजना का फार्म भर के जमा किया, लेकिन आज तक इन गरीबों के
पैसा नहीं आया। बेचारे परेशान है, किसी के कच्चे मकान है जो झिल्ली बना के रह रहे हैं। ये कैसी विडम्बना है। और इधर मेरा तो ख्याल है कि जो बिल्कुल खिलाफ योजना है, ये गरीबों को जिनके पक्के मकान हैं उनको पैसा आ गया। ये बीजेपी की कैसी नीति है। जो गरीब है, जो सही में हकदार है, जो पात्रता रखते हैं, जिनका झोपड़ा है, उनका पैसा नहीं आया। बेचारे नगर पालिका की चक्कर लगा के परेशान हो गए। दिन भर बेचारे 150 की मजदूरी करते हैं। नहीं है उनको पैसे मिल गए और जिनके पट्टे हैं उनको नहीं मिल रहे, उनको पैसे नहीं दिए। ये कैसी विडम्बना है। भाजपा के कार्यकर्ताओं को पैसे ने ऐसे कितनी हित गिराई है जिनको पट्टा। कम से कम यहाँ 400 साढ़े 400 लोगों ने प्रधानमंत्री आवास का आवेदन किया गया, लेकिन करीब मेरे ख्याल से 25 या 30 लोगों का सेंसर हुआ, वो भी साधन संपन्न लोगों का। लेकिन नगर पालिका के बेचारे 3 बार इन लोगों ने फार्म जमा किए ले जाके, लेकिन अभी तक इनको पट्टे नहीं। उनके पट्टे हैं क्या? पट्टे हैं नहीं, कुछ है, कुछ के नहीं है। महान दानवीर दीवान बहादुर मुल्ला जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। 2 जुलाई की सुबह आकाशवाणी के पास स्थित पारसी कब्रिस्तान में उनकी समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। यहां नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे, कलेक्टर डीवी सिंह सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। यहां उपस्थित लोगों ने मुल्ला जी द्वारा बालाघाट नगर को दी गई सौगातों को याद किया। इसके बाद सभी गणमान्य नागरिक मुल्ला उद्यान पहुंचे। यहां मुल्ला जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। चलो ये कर देगा। हाँ, बढ़ा दो, बढ़ा दो। माला का है, माला एक साथ डाल दो। आज बालाघाट के दानवीर जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर बालाघाट नगर के लिए कर दिया है, उनकी आज पुण्यतिथि है। उनके मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और उनकी जो समाधि स्थल को हम भव्य और सुंदर समाधि स्थल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सर क्या क्या डेवलपमेंट प्लान कर रहे हैं? यहाँ पे गार्डन बनाने का, और इनकी देखा जाए कि काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है। वो तो माननीय कलेक्टर साहब बताएंगे। सर बालाघाट के दीवान बहादुर जी की पुण्यतिथि है, क्या संदेश देना चाहेंगे? दीवान बहादुर मुल्ला जी का बालाघाट शहर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उनका जो समाधि स्थल है इसको सुसज्जित करने के लिए और नई पीढ़ी को एक नया संदेश देने के लिए, एक मेमोरी लोगों में कायम रखने के लिए नगर पालिका ने बहुत अच्छा काम किया है। आप देख रहे हैं उनका समाधि स्थल काफ़ी व्यवस्थित हुआ है, बाउंड्री बनाई गई है और यहाँ आगे गार्डन बनाने की योजना है और इसका गेट वगैरह भी अभी थोड़ा आकर्षक बनाने के लिए काम हो रहा है। जो समिति बनी हुई है मुल्ला समिति, जिसमें अधिकारी और जनप्रतिनिधि सभी लोग हैं, उसमें भी हम लोग अभी काफ़ी कुछ जो उनकी संपत्तियां हैं उनको व्यवस्थित करने का प्रयास किया है कमेटी ने। और एक अभी बहुत अच्छा वुडन कोर्ट भी बैडमिंटन का बनाया है जो अभी कुछ दिनों पहले ही खिलाड़ियों को सौंपा गया है। तो काफ़ी कुछ काम हुआ है, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है बालाघाट में और हम सबका ये दायित्व तो बनता है कि हम उनकी पुण्यतिथि पे उनको याद करें, उनको नमन करें। सर अभी जैसे ये एक दानवीर प्रेरणा स्रोत है दानवीरों के लिए, तो क्या इनके लिए जैसे निबंध प्रतियोगिता या स्कूलों में लोग जान सके कि मुल्ला जी कौन है, क्या थे, हमारे लिए क्या क्या किए बालाघाट नगर के लिए, ऐसा कोई प्रयास हो सकता है छात्रों? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है और पूरे जिले में करना चाहिए। कि किया है समिति ने, इसके बहुत सारे लिटरेचर वगैरह, ब्रोचर्स वगैरह कराया है और इसको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपका सुझाव अच्छा है, हम लोग इस पे आगे अमल कर सकते हैं। दीवान बहादुर मुल्ला साहब की आज पुण्यतिथि है। करीबन 9-10 वर्षों से वैसे तो इनका लोग आकर के यहाँ
फूल मालाएं चढ़ाते थे, लेकिन व्यवस्थित ढंग से 8-9 सालों से इससे जो प्रयत्न नगर पालिका के द्वारा हुआ, आपने देखा कि वहाँ उनकी मूर्ति भी लगाई बस स्टैंड पे, जो पुरानी थी वो मिट्टी की बनी हुई थी, मतलब ऐसी, उसको हटा करके अच्छी बनाई। वहाँ एक गार्डन भी बनाया मुन्ना साहब, मुन्ना गार्डन के नाम से। और इसका जिस प्रकार से नगर पालिका के द्वारा और जन सहयोग और समिति के द्वारा इसका जो एक विकास हो रहा है, निश्चित ही अभी एक दर्शनीय स्थल होगा। और मुन्ना साहब ने जो उनका त्याग रहा पूरे बालाघाट नगर को, उनका बहुत बड़ा योगदान है। कभी उन्होंने विवाह नहीं किया और अपनी पूरी संपत्ति समाज सेवा में लगाई, लोगों के लिए लगाई। ऐसे व्यक्ति को यदि हम याद न करें तो एक प्रकार से कृतज्ञता होगी। इसलिए 8-9 सालों से 10 साल से, और जिस ढंग से मैं समझ रहा हूं कि अब लोगों को भी चेतना आ रही है, लोग भी आने लगे, और समय समय पे ऐसे व्यक्ति को याद करने के लिए हम कभी भी आए। यहाँ गार्डन भी तैयार किया जा रहा है नगर पालिका के द्वारा, और आगे चल करके ये क्रम अब जारी। कलेक्टर डीवी सिंह द्वारा 2 जुलाई को समय सीमा की बैठक ली गई। बैठक में कई योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में कलेक्टर डीवी सिंह ने वारासिवनी में मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने और पात्र लोगों को लाभान्वित नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त की। नगर पालिका अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने नगर पालिका अधिकारी को निलंबन का प्रस्ताव तैयार कर जबलपुर संभाग के कमिश्नर को भेजने के निर्देश भी दिए। उपनगरीय क्षेत्र बूढ़ी में एक ट्रक ने विद्युत पोल को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। यह घटना सोमवार सुबह की बताई गई है। सूचना मिलने पर विद्युत विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सुधार कार्य किया। मैं जयपाल ओगिल सहायक अभियंता बालाघाट से। सर कैसी जानकारी लगी थी? हमारी लाइन स्टाफ का फ़ोन आया कि लाइन स्टाफ को यहाँ से फ़ोन किया हुआ कि किसी अज्ञात पोल ने, वो ट्रक ने ये लाइनों को तोड़ के और 2 पोल को टेढ़ा कर दिया करके। तो सर मौके पे आए, अभी आपने क्या देखा यहाँ पे? यहाँ यही कि ये ट्रक खड़ा हुआ है, ये MP 22 नंबर उसका सिवनी का ट्रक है, और इसने ये सर्विस लाइन को फंसाते हुए 2 पोलों को यहाँ टेढ़ा कर दिया है। उसी का भी पंचनामा वगैरह बनाया जा रहा है। सर ये ट्रक वाला क्या फरार हो रहा था, क्या रुका हुआ था? सर नहीं रुका हुआ था, रुक गया था। सर कोई बड़ी घटना हो सकती थी इसमें? हाँ बड़ी घटना हो सकती थी। जैसे अगर यही कोई रहता नीचे कुछ होता, लाइन का है, आग भी लग सकती। हाँ बिल्कुल, ट्रक में करंट लग सकता था। तो फिलहाल क्या कार्रवाई की जा रही है सर? अभी पंचनामा बना के, और ये इसके जो क्षतिग्रस्त हुआ है पोल, जिनको जो नुकसान हुआ है सर्विस लाइन का, उनकी ये सब काम कराना। पीजी कॉलेज की NSS छात्राओं द्वारा गोंगलई में शिविर लगाया गया है। स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप 2018 के तहत आयोजित इस शिविर के दौरान गांवों में स्वच्छता अभियान चलाते हुए ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। बनाए लगी ना वीडियो। मध्य प्रदेश संविदा प्रेरक शिक्षक संघ के बैनर तले सोमवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में पूरे जिले के संविदा प्रेरक शामिल हुए। धरना प्रदर्शन में भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा भी शामिल हुए। धरना प्रदर्शन के बाद इन संविदा प्रेरकों ने एक रैली निकाली और बीजेपी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त कृष्ण मुरारी मोघे को एक ज्ञापन भी सौंपा। इसके बाद यह रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां प्रधानमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपते हुए सेवा बहाली की मांग की गई। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध संविदा प्रेरक संघ
जो है अपनी न्यायोचित मांग, जिनमें जो है इनको जो संविदा नियुक्ति की गई है उसमें इन लोगों को केवल 2000 मानदेय दिया जा रहा है। वह मानदेय इनकी जो इनका बहुत कम है। जिन मानदेय को बढ़ाने की मांगों को लेकर जो है एक दिवसीय यहाँ पे आंदोलन प्रदर्शन किया गया है और ये संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक दिवसीय आंदोलन प्रदर्शन है। और अगर सरकार द्वारा संविदा प्रेरकों की जो प्रमुख मांग है, जिनको सामाजिक सुरक्षा दिया जाए, न्यूनतम वेतन दिया जाए और इनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, इन्हीं प्रमुख मांगों को लेकर जो है अगर मान लो सरकार ने सकारात्मक पहल नहीं की और इनको नियमित कर्मचारी की घोषणा नहीं की तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हम खुला विरोध करेंगे। और संविदा प्रेरक संघ जितने भी मध्य प्रदेश में हैं, लाखों की संख्या में हैं और पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, उनके हर एक संविदा प्रेरक के पास में 10 से 15 वोट बैंक है। अगर मान लो संविदा प्रेरक शिक्षक संघ की मांग अगर मान लो पूरी नहीं की गई तो खुला जो है। नाम है श्री सुंदरलाल बिंझाड़े, कटंगी ब्लॉक अध्यक्ष प्रेरक संघ। इन मांगों को लेकर के एक दिवसीय धरना कर रहे हैं आप? जी सर, हम अपनी जो है मुख्य न्यायोचित मांग, जैसे हमारी जो सेवा से मुक्त 31 मार्च 2018 को सेवा मुक्त किया गया शासन द्वारा, और हम जो सेवा से मुक्त प्रेरक अपनी न्यायोचित मांग सेवा बहाली को लेकर और हमारी मुख्य मांग नियमितीकरण को लेकर हमने एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें हमारे जिले के समस्त 1160 प्रेरक उपस्थित है और उन्हीं की उपस्थिति में जो है कार्यक्रम किया जा रहा है। क्या रणनीति बना रहे हैं आप? अगर मैं सरकार को इस मन से अल्टीमेशन देना चाह रहा हूं कि अगर वर्तमान सरकार हम प्रेरकों का भविष्य सुनिश्चित नहीं करती है और हम पूरे मध्य प्रदेश के 23,930 प्रेरकों का अगर भविष्य सुनिश्चित नहीं करती है तो हम आगामी समय में ब्लॉक से लेके जिला से लेके प्रदेश तक उग्र आंदोलन करने बाध्य रहेंगे और आगामी 2018 के चुनावी मैदान में। नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुवारे ने सोमवार को बस स्टैंड से लगे मुलना उद्यान का निरीक्षण किया। इस दौरान श्री धुवारे ने उद्यान का भ्रमण कर व्यवस्था का जायजा लिया। उद्यान के निरीक्षण के दौरान श्री धुवारे ने बताया कि यहाँ के बड़े वृक्षों को संरक्षित कर बाउंड्री वॉल को डिसमेंटल करने की उनकी योजना है ताकि इसका अच्छा उपयोग हो सके। सर, आपने बस स्टैंड स्थित गार्डन है उसका निरीक्षण किया, क्या डेवलपमेंट प्लान्स कर रहे हैं और क्या क्या दिखा? मेरी प्लानिंग है इसके आजू बाजू के जो बाउंड्री वॉल है इसको डिसमेंटल करके वहाँ पे जो बड़े बड़े पेड़ है उसके चारों तरफ उसको संरक्षित करके उनको चबूतरा बना दिया जाए लोगों के बैठने के लिए। अभी क्या है वहाँ पे आने जाने का रास्ता अंदर से, तो लोग आते जाते नहीं, बैठते नहीं, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है वहाँ पे। लोग अभी हमने देखे तो वहाँ पे दारू की बोतलें, गांजे दुनिया भर के असामाजिक तत्व लोग बैठे थे। तो इस कारण मैं चाहता हूँ कि ओपन स्टे हो रहे, लोगों का आना जाना रहे, ये रहे तो असामाजिक तत्वों का जमावड़ा भी कम होगा और पेड़ पौधे भी संरक्षित होंगे। अभी देखो कोई पेड़ के नीचे बाबा निकाल दिए, किसी के नीचे भगवान निकाल दिए। अब लोग इस प्रकार अतिक्रमण करते रहेंगे तो सुंदरता भी शहर की समाप्त होगी। और यहाँ पे प्योर ब्लॉक लगा करके हम एक व्यवस्थित बना देंगे। अगर लोगों को आना जाना है तो लोग शॉर्टकट वहाँ पे भी मार सकते हैं। अतिक्रमण से मुक्त कराना चाहते हैं कुल मिला के। वारासिवनी के एसएसपी कॉलेज में बना कन्या छात्रावास भवन लोकार्पण के 4.5 साल बाद भी शुरू नहीं हो पाया है, जिससे बाहर से आने वाली छात्राओं को भारी परेशानी हो रही है। 80 लाख रुपए की लागत से बने इस छात्रावास का उपयोग नहीं होने से ऐसा लगता है कि जनता की गाढ़ी कमाई के 80 लाख रुपए कुछ ही दिनों में खंडहर हो जाएंगे। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने इस छात्रावास को तत्काल शुरू किए जाने की मांग की है। आज तक 4 साल हो गए इसका शुभारंभ नहीं हुआ है कन्या छात्रावास का। हमारे वारासिवनी खैरलांजी विधानसभा क्षेत्र में गरीब परिवार से बहुत सी कन्याएं यहाँ पढ़ने आती है एसएसपी कॉलेज में, पर इस छात्राओं को देख करके जो दूर दराज से आती है 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 40 किलोमीटर दूर से आने वाली छात्राओं के लिए ये कन्या छात्रावास का बनाया गया था, पर आज इसका शुभारंभ ही नहीं हुआ। 4 साल हो गया। जब भी कभी शासन द्वारा पूछा जाता है तो अगले साल चालू होगा, अगले सत्र में चालू होगा, अगले सत्र में ये लॉलीपॉप देते जा रहे हैं। ऐसा क्या प्रशासन है ये? महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा ये कहा जा रहा है कि सत्र से प्रारंभ किया जाए, क्या मानते हैं आप इसको? वो तो हर ही साल ऐसा बोल रहे हैं कि अगले सत्र से प्रारंभ। यदि इस सत्र में प्रारंभ हुआ तो मेरा मानना है कि 6 महीने बाद हमारे विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को देखते ही
ये छात्रावास का शुभारंभ करेंगे। ये लोगों को ये बेवकूफ बनाना चाहते हैं कि हमारा मतलब अपना श्रेय लूटने के लिए ये इस सत्र में यदि चालू करेंगे तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए। आपका परिचय? नाम अमूल आचार्य है। क्या मानते हैं आपके 4 वर्ष हो गए इसका लोकार्पण होने को, कन्या छात्रावास निर्माण सत्र प्रारंभ करने की बात की जा रही है, क्या प्रारंभ हो पाएगी या नहीं? प्रारंभ हो गई तो ये छात्र छात्राओं के लिए अच्छी सूचना होगी, किंतु हमारे द्वारा 4 साल से NSUI द्वारा, जो कि मैं ब्लॉक अध्यक्ष हूँ NSUI का, तो हमारे द्वारा कई बार उग्र आंदोलन किए गए। तब हमारे प्रशासन के द्वारा यही हमको सूचना मिलती रही कि इस साल हो जाएगा, इस साल हो जाएगा। मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चे आते हैं बाहर से यहाँ पर पढ़ने के लिए, वो यहाँ पर छात्रावास होने के बावजूद वो बाहर के रूम लेके रहते हैं और उनको भरपाई 2 से 2,500 रुपये करना पड़ता है। तो अगर इनको चालू ही नहीं करना था तो इन्होंने खोल के क्यों रख दिया? इनके जो आदरणीय हमारे जो इनके मंत्री जो हैं वो आके यहाँ पर इनका लोकार्पण करके गए 2014 में, उसके बाद भी अभी तक इनका चालू नहीं हो पाया। तो क्या कारण है कि ये चालू नहीं हो पा रहे? और जो कि अभी जानकारियाँ मिली हैं उस वजह से ये पता चल रहा है कि इनको अगला चुनाव जो है वो दिख रहा है, इसलिए ये खोल रहे हैं चुनाव। वहीं कॉलेज की प्राचार्य सरिता कोल्हेकर ने इस संबंध में क्या कहा, आइए जानते हैं। विद्यालय में कन्या छात्रावास बना हुआ है और इधर 5-6 वर्ष हो गए, इसका लोकार्पण भी हो चुका है, पर अब तक उसका प्रारंभ क्यों नहीं किया है? इस सत्र से शुरू हो रहा है छात्रावास और जनभागीदारी के पैसों से ही उस छात्रावास का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। और जैसे ही ये एडमिशन समाप्त होते हैं, फर्स्ट ईयर का जो एडमिशन चालू है अभी, और MA MSc MCom का जो एडमिशन चालू है, तो ये जो नए बच्चे आ जाए उसके बाद फिर हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम शुरू कर देंगे हॉस्टल। हर बार इसी तरह का? पिछले बार भी आपने नहीं, पिछली बार तो नहीं हो सका था, लेकिन इस सत्र से पूरी तैयारी हमने कर ली है। हॉस्टल वार्डन भी हमने नियुक्त किया हुआ है जनभागीदारी से और प्रॉपर वो देख रेख भी कर रही हैं हॉस्टल का। फर्नीचर पूरा आ गया है, गद्दे वगैरह आ गए हैं बच्चों के लिए, तो सब तैयारी हमारी है हॉस्टल की। बस अब ये एडमिशन हो जाए और बच्चों से आवेदन ले करके फिर हम लिस्ट तैयार करेंगे और शुरू करेंगे। हॉस्टल के लिए जो पद स्वीकृत हुए 4 पद, उसमें कौन कौन से पद और क्या? हाँ, 4 पद स्वीकृत हैं इसमें हॉस्टल में, तो 2 शासकीय पद हैं और 2 आउटसोर्स के पद हैं। उनकी नियुक्ति हो चुकी है? नियुक्ति नहीं हुई, आज दिनांक तक नियुक्ति नहीं हुई है। पिछले साल गर्मियों में आए थे मैनेजर के पद पर, चौरे जी आए थे, लेकिन वो तुरंत ट्रांसफर ले लिए। छिंदवाड़ा से आए थे, 1-2 माह रहे और फिर वापस वो चले गए, तो नियुक्ति नहीं हुई। लगभग 1 सप्ताह बाद हुई बारिश से जहां किसानों के चेहरे खिल गए हैं, वहीं बारिश के बाद तापमान में कमी होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि सोमवार शाम 4:30 बजे से जो बारिश शुरू हुई तो रुक रुक कर रात तक जारी रही। तेज बारिश से नगर का मौसम सुहाना हो गया। इस बारिश से जहां बच्चों ने काफी लुत्फ उठाया, नगर के हनुमान चौक और वार्ड नंबर 3 में जल भराव की स्थिति देखी गई। इस वार्ड के लोगों ने जल भराव के लिए नगर पालिका के अधिकारी और पार्षद को दोषी ठहराया। भी कुछ नहीं करवाता। मोहम्मद आसिफ कुरैशी।
अभी पहली बारिश में ये आलम है कि यहाँ दोनों साइड पानी भर गया, लोगों के घर में घुस रहा है और इधर न नली है न रोड है। और वार्ड पार्षद आते हमको ओढ़ दो बोलते हैं सब लोग, वोट के लिए सब आते हैं। जी हाँ, और हम लोग ने कई बार शिकायत भी करे, कोई आके देखा तक के नहीं है। हम लोग को तो पानी में जा के चलते इधर से उधर जाने पड़ता है अपने कार्य करने। मोदी जी स्वच्छ भारत वार्ड है तो पूरा वार्ड नंबर 3 बहुत परेशानी है। देखो हम लोग अभी इस टाइम कोई मार्केट नहीं जा सकता, बच्चे ट्यूशन नहीं जा सकते, अगर चले गए वापिस आ नहीं सकते क्योंकि पानी में। अरे अभी पानी में कौन आएगा? चलते हैं, इतने बड़े बड़े कीड़े चल रहे हैं, वो पैरों में हमारे लग रहे हैं। वो कीड़े लगने से बोलो पैरों का क्या हाल होगा। अब समस्या घर में आई जाती प्रॉब्लम, इंसान को जाना ही पड़ता है। और हमारा पार्षद हॉस्पिटल जाएंगे तो है ना, बताने में भी देख ही नहीं रहे। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा के दिग्गज नेता कृष्ण मुरारी मोघे और अनूप मिश्रा की मौजूदगी में हुई पार्टी की कामकाजी बैठक। कार्यकर्ताओं को दी गई सीख, कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे षड्यंत्रों से रहे सजग। वारासिवनी के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी, कमिश्नर को भेजा जा रहा है सीएमओ के निलंबन का प्रस्ताव। अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को प्रवेश लेने पर नहीं मिली कोई सुविधाएं, पालक और छात्र रोज लगा रहे विद्यालय के चक्कर। बीएड की पूर्ण छात्रवृत्ति की मांग को लेकर ओबीसी वर्ग के विद्यार्थियों ने किया धरना प्रदर्शन, मांग पूरी न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। प्रधानमंत्री आवास योजना में किया जा रहा भेदभाव, वार्ड नंबर 24 झुग्गी झोपड़ी निवासियों का आरोप, कहा 15 दिनों में योजना का लाभ नहीं मिला तो करेंगे आंदोलन। और पुण्यतिथि पर दी गई दानवीर मुल्ला जी को श्रद्धांजलि। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghategxpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।